हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, जिसके दो लेक्चर हम कर चुके थे। उसमें से हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था क्या फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की क्या फेजेस होती हैं, जैसे इंटरफेस, एम फेज। इंटरफेस के अंदर फिर G1, S और G2 की बात की थी, साथ ही G0 फेज की भी बात की थी, जो कि एक क्यूशेंट स्टेज होती है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने समसूत्री विभाजन माइटोसिस की बात की थी, और आज वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, कहां पर होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। क्या क्या डाउट बनते हैं इस वाले टॉपिक से, ये सब हम आज क्लियर करने वाले हैं। अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः हमारी स्पर्म जो जर्म सेल होती है वहां पर होता है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, या फीमेल की बात करें तो oogonia। ये जो सेल्स होती हैं यह डिप्लॉइड सेल होती हैं, 2n सेल होती हैं। लेकिन जब यह मियोसिस करती हैं, डिवीजन करती हैं, तो क्रोमोसोम संख्या हाफ रह जाती है डॉटर सेल के अंदर। मतलब जो पेरेंट सेल थी, अगर मेल की बात करें तो जो पेरेंट सेल थी कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कौन सी सेल है, जर्म सेल है। कहां पर प्रेजेंट होती है, मेल के टेस्टिस के सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइन में, इनर लाइन में। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल डिप्लॉइड थी, 2n थी। देन जब उसने डिवीजन किया तो उसकी जो डॉटर सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल, उन सभी में हेप्लॉइड हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब 2n से सेल n हो जाती हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ, मियोसिस का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में दे रखी है। तो जो मियोसिस की इंपोर्टेंस है वह हेप्लॉइड सेल बनाने में एक विशेष योगदान है, क्योंकि जो हमारी सेल की, हमारी बॉडी के अंदर सभी सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं। और डिप्लॉइड सेल्स अगर डिप्लॉइड स्पर्म बन गया और डिप्लॉइड ओवम बन गया तो फिर टेट्राड कंडीशन आ जाएगी। तो वो वाली कंडीशन को रोकने के लिए अर्धसूत्री विभाजन एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, जर्म सेल्स के अंदर। तो जर्म सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या जो है डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो जाती है सेल्स के अंदर, क्रोमोसोम की। तो ये बातें हम आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन का, मियोसिस का, डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन सी अर्चिन एग्स इन 1876, 1876 में यह डिस्कवर्ड किया गया। किसके द्वारा, जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविंग के द्वारा। जर्मन बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है ऑस्कर हर्टविंग, इनके द्वारा यह डिस्कवर्ड किया गया। और किसमें डिस्कवर्ड किया गया, सी अर्चिन के एग में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सी अर्चिन के एग में 1876 में डिस्कवर्ड किया गया है मियोसिस। और साइंटिस्ट का नेम है जर्मन बायोलॉजिस्ट कौन, ऑस्कर हर्टविंग। ऑस्कर हर्टविंग के द्वारा यह डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ एंड गिव हेप्लॉइड डॉटर सेल कार्ड मियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती हैं उसमें क्रोमोसोम संख्या डिप्लॉइड होती है, और जब डिवीजन होता है, डिवीजन डन हो जाता है, तो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम संख्या घटकर हाफ हो जाती है। मतलब सेल हेप्लॉइड हो जाती है, एन हो जाती है, 2n से n हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, ए डिप्लॉइड सेल डिवाइड इनटू 4 हेप्लॉइड सेल। आगे इसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हेप्लॉइड सेल बना लेती हैं, जिनमें की पेरेंट सेल की तुलना में क्रोमोसोम संख्या हाफ हाफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproduced organism। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मियोसिस हैप्लॉइड कंडीशन लाकर वापस से नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर की जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर हम एग्जांपल बात करें ह्यूमन की, तो मेल के जो स्पर्मेटोगोनिया है वह 2n सेल है। जब वह डिवाइड करेगी तो 4 हेप्लॉइड सेल मतलब 4 स्पर्म बनाएगी, जो कि एन क्रोमोसोम रखेंगे, हेप्लॉइड क्रोमोसोम रखेंगे। क्रोमोसोम संख्या कैसी रहेगी, उसमें हेप्लॉइड रहेगी, प्लॉइडी नंबर हेप्लॉइड, जबकि उनकी पेरेंट सेल कैसी थी, डिप्लॉइड। तो ऐसे हर एक स्पर्म हेप्लॉइड रहेगा, उसमें पेरेंट सेल की तुलना में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब oogonia डिवाइड करेगी, oogonia 2n सेल है, वह डिवाइड करेगी तो एक ओवम रिलीज करेगी, एन हेप्लॉइड ओवम। देन जब फर्टिलाइजेशन डन होएगा, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन डन होएगा, तो दोबारा से 2n कंडीशन रिस्टोर कर ली जाएगी जाइगोट के अंदर, क्योंकि स्पर्म भी n था, ओवम भी n था, n n मिलकर
टू एन कंडीशन दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं और ऐसे प्रोजेनी में पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम संख्या एकदम सतत समान बनाई रखी जाती है। और इसमें कौन विशेष योगदान दे रहा है? मियोसिस। ठीक है, वेरियस फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द हैप्लॉइड फेज। आखिरी पॉइंट, ये साइंटिस्ट हैं हर्टविंग, जिनकी यहाँ पर फोटो लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हम, मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब अर्धसूत्री विभाजन में दो सीक्वेंशियल साइकिल प्रेजेंट होती हैं, एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब हर एक अर्धसूत्री विभाजन में वही हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज देखेंगे। आगे भी डिटेल में डायग्राम के साथ हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होता है, दो बार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दो सीक्वेंशियल साइकिल है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो डीएनए रेप्लिकेशन दो बार नहीं होता है, वह एक सिंगल बार ही होता है। ठीक है, कहां होता है अभी बात करेंगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है यहाँ पर, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन डन होता है। कैसे डन होता है अभी आगे डायग्राम के साथ समझेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। एंड मियोसिस सेकंड में क्या देखेंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक साथ एनसीईआरटी के डायग्राम दिए गए हैं सभी कि कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो आप प्रोफेज के डायग्राम में देखेंगे तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम डेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मेटाफेज में देखेंगे तो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए। फिर एनाफेज में देखेंगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग नहीं हुई। हम मियोसिस में देख रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट में, इस वाले डायग्राम में, एनाफेज वाले में और मेटाफेज वाले में, कि जैसे ही हमने मेटाफेज से एनाफेज में इंटर किया तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई। देखिए, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, लेकिन आगे जाकर वह स्प्लिट कर जाते हैं। किसमें? मियोसिस सेकंड में। तो जब हमने क्रोमोसोम को देखा यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, तो स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, वो एज इट इज आगे मूव कर रहे हैं। हाफ नंबर ऑफ इधर चले गए, हाफ नंबर इधर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स फॉर्म में पहुंचे ये। लेकिन जब हम यहाँ पर इसका मियोसिस सेकंड देखेंगे तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो जाएगी। देखिए, यहां पर एक्स शेप्ड क्रोमोसोम है इस वाले डायग्राम में, लेकिन आगे जाएंगे तो यह एक्स शेप्ड नहीं रहेंगे। आगे इस वाले डायग्राम में देखिए आप, लास्ट वाले में, बिल्कुल टेलोफेज वाले में, यहां पर एक्स शेप्ड डायग्राम नहीं है, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम नहीं है, जबकि यहां पर टेलोफेज 1 में एक्स शेप्ड क्रोमोसोम था। ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या प्रोसेस इसका, अभी आगे डिटेल में हम समझने वाले हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। प्रोफेज 1, इट इज द टिपिकल एंड लॉन्गेस्ट स्टेज। टिपिकल स्टेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल होती है, जटिल होती है। इसमें और सब स्टेजेस इंक्लूड की गई है। इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, क्याजमेटा बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर डन होता है, ये हम समझने वाले हैं। तो इट इज द टिपिकल एंड लॉन्गेस्ट स्टेज इन मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन की यह लॉन्गेस्ट और टिपिकल स्टेज है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लेप्टोटीन। लेप्टोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोफेज 1 स्टार्ट कर दिया है हमने, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट स्टार्ट किया, जिसकी फर्स्ट अवस्था देख रहे हैं प्रोफेज 1। उसकी भी 5 अवस्थाएं हैं, इसमें से हम फर्स्ट वाली देख रहे हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन की अगर बात करें तो इसमें क्या फीचर है इसके? द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। धीरे धीरे क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हम किसमें देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, वह कौन से माइक्रोस्कोप में देखा जाता है? तो लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ईच क्रोमोसोम बिकम्स विजुअल एज 2 फाइन थ्रेड्स। हर एक क्रोमोसोम 2 फाइन थ्रेड के रूप में नजर आता है। फाइन थ्रेड देखिए आप डायग्राम में, देखिए ये जो तीर लगा के नीचे डायग्राम बनाया है, डिटेल में क्रोमोसोम बताए गए हैं सिर्फ, तो आप देखिए कि हर एक क्रोमोसोम 2 थ्रेड के रूप में प्रेजेंट है, और इन थ्रेड को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। रेड वाले क्रोमोसोम की बात करेंगे तो 2 थ्रेड प्रेजेंट है, मतलब 2 रेड डंडियां प्रेजेंट है जो बीच में से जुड़ी हुई हैं सेंट्रोमियर से, और दोनों के पास एक एक काइनेटोकोर है। ठीक इसी प्रकार ब्लू वाले में अगर हम देखेंगे डायग्राम में, तो यहां पर भी यह
दो थ्रेड प्रेजेंट है और दोनों थ्रेड के जो सेंटर में काइनेटोकोर प्रेजेंट है और दोनों को काइनेटोकोर को मिला के हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, किसको एक बार और हम बात करते हैं इसकी। ब्लू वाले को आप देखेंगे, ब्लू वाले में दो थ्रेड प्रेजेंट है। देखिए एक आर्म तो ये इस थ्रेड की, एक आर्म ये, और बीच में प्रेजेंट है काइनेटोकोर। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं रेड से, ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर। इधर वाले का काइनेटोकोर ये यहां पर रहा। और जब दोनों को काइनेटोकोर को हम मिला के बात करेंगे तो ये कहलाएगा सेंट्रोमेरिक रीजन। ठीक है, तो दो थ्रेड प्रेजेंट है जिसको हम क्रोमेटिड बोल रहे हैं। ठीक है, लेप्टोटीन की बात हो गई। अब देखते हैं जाइगोटीन में क्या परिवर्तन आते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग। जाइगोटिंग अवस्था में क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जो ये पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। देखिए ये यहाँ पर पेयर में स्टार्ट हो गए हैं। ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए ये पेयर में है, ये वाले क्रोमोसोम पेयर में है, ये वाले क्रोमोसोम पेयर में, और जब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं बाइवेलेंट फॉर्मिंग। ये कौन सी कंडीशन है, बाइवेलेंट फॉर्मिंग, या बोल सकते हैं टेट्राड कंडीशन। ठीक है, सच पेयर्ड, जो पेयर बनाया है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जो पेयर बनाए हुए हैं, ये देखिए नीचे वाले डायग्राम में देखिए आप, ये जो पेयर बनाया है दोनों क्रोमोसोम ने, हर एक क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड्स हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो इन दोनों क्रोमोसोम ने जो पेयर बनाया है, पेयर बनाने से मतलब है दोनों पास पास आ चुके हैं, एक साथ अरेंज हुए हैं, इनको बोलेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग होती है यह होमोलोगस समजात क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, सेकंड डायग्राम में देखना, होमोलोगस क्रोमोसोम रेड कलर और ब्लू कलर के जो अरेंज हुए हैं तो इन्होंने साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि इन दोनों की जो आर्म है, क्रोमेटिड है, वह टच में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होएगा, क्रॉसिंग ओवर डन होएगी नेक्स्ट स्टेज में। तो देख रहे हैं हम पेकाइटिन की बात कर रहे हैं। बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। बाइवेलेंट क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ में आके गले लगे हैं, या बोल सकते हैं पास पास में अरेंज हैं, उनको हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम बोल रहे हैं। अब ये बाइवेलेंट क्लियरली टेट्राड कंडीशन, कहने का अर्थ है कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेट्राड कंडीशन में नजर आएंगे। टेट्राड से मतलब है कि चार क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड है, दो। तो दो क्रोमोसोम पास पास लगे हैं जिसको हम बाइवेलेंट कंडीशन बोल रहे हैं, साथ ही इसको टेट्राड कंडीशन भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेट्राड कंडीशन इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, तो दो दो क्रोमेटिड मिलकर चार क्रोमेटिड हो गए हैं। तो चार क्रोमेटिड वाली अवस्था जो पास पास लगे हुए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम बोल रहे हैं टेट्राड कंडीशन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किसको बोलते हैं, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हम उस चीज को बोलते हैं, वह साइट है जहां पर रिकॉम्बिनेशन डन होएगा। तो ये यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी हुई है। ये देखिए मैं सर्कल बनाऊंगा, ये यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम पास पास लगे हैं और इन्होंने टच होकर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना ली हैं। दोनों क्रोमेटिड जब टच होंगे पास पास में तो इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। जहां पर ये टच कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जहां पर टच करते हैं उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोल रहे हैं। और यहाँ पर यह वह साइट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर डन होएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली हमने, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं ऐसे, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इस क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड हैं और इस क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड है। तो इन दोनों जब ये पास पास लगे हैं तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और जैसे ही इनकी नॉन सिस्टर, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं और इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये एक अकेला क्रोमोसोम है, ये अकेला एक क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम पास पास लगे, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं, पास पास लग गए। ठीक है, अब इसकी एक क्रोमेटिड और ऊपर वाले नीचे वाले की एक क्रोमेटिड और ऊपर वाले की एक क्रोमेटिड आपस में क्रॉसिंग ओवर डन करेंगे तो इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका क्रोमोसोम ये है, इनका क्रोमोसोम ये है, तो इसके पेरेंट क्रोमोसोम ये है, इसका पेरेंट क्रोमोसोम है, तो इनको नॉन सिस्टर, क्योंकि ये इस वाले का है, ये इस वाले का है, इसलिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को साथ में हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अभी आगे डायग्राम में हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे डायग्राम आ रहा है, एक बड़ा सा ही प्यारा सा अच्छा सा डायग्राम। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी बात की थी कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर डन होता है, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग होती है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम क्रॉसिंग ओवर को क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। ठीक है, तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा हम अपने अपने तरफ की थोड़े थोड़े से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें दे रखा है यहाँ पर, इस वाले जो सर्कल में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग हो रही है। अगले वाले डायग्राम पे अच्छे से समझते हैं। अब ये क्रोमोसोम के साथ समझ रहे हैं। देखिए ये वाला क्रोमोसोम, ये ब्लू वाला अकेला एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये येलो वाला एक अकेला क्रोमोसोम है। तो जब दो क्रोमोसोम साथ साथ पास में लग रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? होमोलोगस क्रोमोसोम। डायग्राम पे नजरें गड़ाए रखें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि एक तो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, एक येलो कलर का क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम जब पास पास में लगे तो इनको क्या बोला हमने? होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि ये होमोलोगस है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास पास अरेंज हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्लू वाले के दोनों क्रोमेटिड की, कि अब मैं एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर, ये ब्लू वाले की एक आर्म जारी है और ये सेकंड आर्म, दोनों आर्म ने मिलकर एक क्रोमेटिड बना लिया। ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ठीक है, और इधर भी ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है। ठीक है, तो अब इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के हैं ना, तो इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार आप येलो में देखिए, ये एक क्रोमेटिड बना दिया मैंने, ये दूसरा क्रोमेटिड बना रहा हूं, ये क्रोमेटिड बना दिया, तो इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। हम बोल रहे हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं। ठीक है, इसी प्रकार ब्लू वाले के दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, और दोनों क्रोमोसोम को क्या बोल रहे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब हमने दोनों क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोला है, तो दोनों के अगर एक एक क्रोमेटिड ले लेंगे तो उनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये वाला रीजन, एक तो ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम से लिए गए हैं। ठीक है, एक तो ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, तो इसको बोलेंगे हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड अलग अलग क्रोमोसोम के हैं। तो आपको ये बात समझ में आएगी होगी, तीनों टर्मिनोलॉजी, कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोल रहे हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोल रहे हैं। अब देखते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। देखिए सेकंड डायग्राम पे नजर लगाएंगे, ये बाइवेलेंट कंडीशन है। ठीक है, बाइवेलेंट, जब दोनों क्रोमोसोम पास पास अरेंज हो चुके हैं तो ये बाइवेलेंट कंडीशन है, या बोल सकते हैं टेट्राड कंडीशन। क्या बोल सकते हैं? टेट्राड कंडीशन। टेट्राड क्यों? क्योंकि 4 क्रोमेटिड हैं। कितने क्रोमेटिड है? 4, हर एक क्रोमोसोम के 2, तो टेट्राड कंडीशन। ठीक है, टेट्राड कंडीशन बन रही है, या बोल सकते हैं बाइवेलेंट कंडीशन बन रही है। अब देखिए, ब्लू वाले ने अपना सेगमेंट येलो वाले को दे दिया है, और येलो वाले ने अपना सेगमेंट ब्लू वाले को दे दिया है। यहां पर इस वाले सेक्शन में देखिए, यहां पर ऊपर से देखिए कि इस ब्लू वाले ने अपना एक सेगमेंट येलो वाले को दे दिया है, और येलो वाले ने अपना एक सेगमेंट ब्लू वाले को दे दिया है। तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, इसी को हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन डन हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में भी कौन? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्यों? क्योंकि एक तो इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, एक इस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, एक येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का है। ठीक है, तो कलर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में यहां पर सेगमेंट का आदान प्रदान हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो चुका है। और जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, एक्स शेप्ड, ये वाली मैं रेड करूंगा इसको, ये एक एक्स का हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी यहां पर ये जो डार्क की है, ये वाली
एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनी है जहां पर दोनों के सेगमेंट का आदान प्रदान हुआ है, इसको क्याजमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। ठीक है, अब कंप्लीट हो गई हमारी रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड के बीच में सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो चुका है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? थर्ड डायग्राम में देखिए, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, क्योंकि दोनों क्रोमेटिड ने आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगी सारी टर्मिनोलॉजी कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, बायोवेलेंट कंडीशन किसको बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, क्याजमेटा किसको बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड किसको बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम प्रोफेस। अगर आपका कोई डाउट बनता है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसकी हमने कौन सी, प्रोफेस फर्स्ट की भी 5 अवस्थाएं, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ी? स्टार्टिंग में लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, फिर पेकाइटिन, फिर पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर डन हुआ, उसको हमने डायग्राम से समझा। उसके बाद हम इसकी फोर्थ कंडीशन पढ़ रहे हैं, फोर्थ स्टेज पढ़ रहे हैं, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पर जो होमोलोगस के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस साइट को छोड़ के बाकी के जो क्रोमोसोम की पूरी बॉडी है वह दूर दूर हट जाती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास लगे थे, अब जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर टच रहेंगे, बाकी की संरचनाएं दूर दूर हो जाएगी। ये देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि क्याजमेटा फॉर्मेशन हो गए हैं। अब धीरे धीरे यह होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जगह टच रहेंगे, बाकी दूसरी जगह से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। क्याजमेटा इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्याजमेटा ऐसी साइट है जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जहां क्याजमेटा बनते हैं वहां उसका मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वहीं होता है जहां क्याजमेटा बनते हैं। और क्याजमेटा किसको बोल रहे हैं? वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ये यहां पर नजर आ रही है, मैं सर्कल बनाऊंगा, ये जो सर्कल बनाया है ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्याजमेटा कहलाती है, जहां पर दोनों टच में आ रहे हैं, दोनों ने अपना अपना सेगमेंट एक्सचेंज किया है, क्याजमेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा। अब क्याजमेटा भी धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाएंगे। क्याजमेटा जो आदान प्रदान हुआ है, यह इनका टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगी। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। अब प्रोफेज की एंड आ चुकी हैं। प्रोफेज की एंड में क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। बात समझ में आई कि क्रोमोसोम अब फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं, कंप्लीटली संघनित हो चुके हैं। अब उनकी अपीयरेंस धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही है, और माइटोटिक जो स्पिंडल बन रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल जो बन रहे हैं, वह अब होमोलोगस क्रोमोसोम को धीरे धीरे सेपरेट करेंगे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर। केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक डाउन। केंद्रक झिल्ली भी ब्रेक डाउन कर जाती है, टूट जाती है। डायग्राम में नजर आ रहा होगा आपको, फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये केंद्रक झिल्ली धीरे ब्रेक डाउन कर चुकी है और धीरे धीरे अब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। केंद्रिका ऑलरेडी डिसअपियर हुई बताई गई है डायग्राम में, केंद्रिका यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि वह डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन जो केंद्रक झिल्ली है वह भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम मेटाफेज फर्स्ट। एक साथ हम प्रोफेज फर्स्ट के सारे डायग्राम देख लेते हैं। पहले प्रोफेज फर्स्ट के सारे डायग्राम, क्योंकि हमने जो इसकी 5 स्टेजेस पढ़ी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, इन सभी के साथ में हम डायग्राम देखें। देखिए, फर्स्ट में प्रोफेज जब स्टार्ट हुई तो इसकी लेप्टोटीन स्टेज स्टार्ट हो गई। लेप्टोटीन स्टेज में हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम धीरे धीरे संघनित होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमको यह कंडेंस होकर नजर आएंगे। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो एस इंटरफेस की एस अवस्था थी, जिसमें क्रोमोसोम ने रेप्लिकेट किया था, डीएनए रेप्लिकेट किया था, तो वह धीरे धीरे कंडेंस होना, संघनित होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब
सेकंड स्टेज जाइगोटीन में साइनेप्सिस बिगिनिंग, साइनेप्सिस का बनना स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेज जिसको पैकाइटिन बोल रहे हैं, इसमें बाइवेलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर डन हो जाएगा। और धीरे धीरे जब हम डिप्लोटिन पढ़ेंगे तो इसमें साइनोप्टियल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। साइनोप्टियल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और एंड ऑफ प्रोपेस ओनली है क्याजमेटा, जहां पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है क्याजमेटा जहां पर बना था वहां से टच रहेंगे, बाकी सभी जगह से अलग हो जाएंगे। और धीरे धीरे यहां से भी यह सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि अब यहां पर एंड ऑफ प्रोपेस फर्स्ट या फिर एंड ऑफ डायकाइनेसिस एक ही बात है, क्योंकि डायकाइनेसिस प्रोफेस फर्स्ट की आखिरी अवस्था है। तो एंड ऑफ प्रोफेस फर्स्ट धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर बनेंगे और क्रोमोसोम जो होमोलोगस कंडीशन में अरेंज थे उनको दूर दूर ले जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर मेटाफेज की। मेटाफेज स्टेज फर्स्ट, ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट पढ़ ली जिसकी 5 अवस्थाएं पढ़ ली। अब मेटाफेज पढ़ रहे हैं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलिंग ऑन द इक्वेटर प्लेट। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अब इक्वेटर प्लेट पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे अब उनको वहां से क्रोमेटिड से तो दूर कर दिया, होमोलोगस कंडीशन डिसअपियर नहीं होगी, ओनली जो क्रोमेटिड से जुड़े हुए थे जो क्रॉसिंग ओवर था वहां से उनको दूर किया है। ऐसा नहीं कि होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर कर दिया, नहीं, उनके जो क्रोमेटिड जहां पर जुड़े थे जहां क्रॉसिंग ओवर हुई थी उनको सेपरेट किया था, ठीक है। अब बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर धीरे धीरे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। The microtubule form the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome। यही बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी जब समसूत्री विभाजन पढ़ा था, वहां पर भी ऐसी ही घटनाएं हो रही थी कि जो स्पिंडल फाइबर है वो एक तरफ तो पोल से जुड़े रहते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम से, और दूसरी तरफ यह सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, किसके, क्रोमोसोम के, ठीक है। एट दिस स्टेज सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, किसमें, नीट के अंदर, ठीक है, नीट के अंदर यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक कि यहां पर जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर हैं वह डिवाइड नहीं होते हैं, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि जो समसूत्री विभाजन था वहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहे थे। जो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम थे, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम थे जो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुए थे वह डिवाइड हो रहा था, उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था मेटा उसमें समसूत्री विभाजन में, और ऐसे अलग अलग जा रहे थे विपरीत पोल पर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं, एक एक्स यहां पर, एक एक्स इधर, एक एक्स यहां पर, एक एक्स इधर, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं इक्वेटर प्लेट पर, और यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होएगा क्रोमोसोम का, ओनली होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर है, वहां से स्प्लिट नहीं हो रहा है, एक्स शेप्ड कंडीशन बनी रहेगी, मतलब जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं वह क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, दोनों सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं होंगे। कब होंगे, ये होंगे मेटाफेज सेकंड के अंदर, मेटाफेज सेकंड से मेटाफेज एनाफेज सेकंड में हम पढ़ेंगे इसको, मियोसिस सेकंड के अंदर, तो वहां पर स्प्लिट होंगे, यहां पर स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है। तो द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, वाइल जबकि सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है तो सिस्टर क्रोमेटिड पास पास ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेपरेशन ऑफ टेट्राड इनटू डायड इज कॉल्ड डिसजंक्शन। जो टेट्राड कंडीशन थी, मेटाफेजिक प्लेट पे टेट्राड कंडीशन है, ये देखिए मेटाफेजिक प्लेट पे टेट्राड कंडीशन है। टेट्राड किसको बोलते हैं, जब दोनों क्रोमोसोम के चारों क्रोमेटिड पास पास हो तो टेट्राड कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन एनाफेज में जो टेट्राड कंडीशन दूर दूर हो चुकी है तो इसको डिसजंक्शन बोलेंगे। अब ये डायड में आ गई है, टेट्राड कंडीशन डायड कंडीशन में आ चुकी है। जो दो एक्स क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट है, एक्स का मतलब है एक्स शेप्ड, एक्स का मतलब वो नहीं है सेक्स क्रोमोसोम, एक्स का मतलब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स शेप्ड से। जो दो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट थे वह एक एक्स शेप्ड क्रोमोसोम इधर चला गया,
एक एक्स शेप्ड क्रोमोसोम इधर चला गया। एक्स शेप्ड क्रोमोसोम से मतलब क्या है कि उस क्रोमोसोम के अंदर उसके दोनों क्रोमेटिड प्रेजेंट है, अभी वह सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं हुए हैं। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए थे इक्वेटर प्लेट पे, यहां पर देखिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए थे इक्वेटर प्लेट पे, अब वह दोनों अलग अलग पोल पर स्टार्ट हो जाएंगे, जाना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग पोल पर जाना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, टीलोफेज फर्स्ट, एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस each half of the cell has complete haploid set of duplicated chromosome। टीलोफेज 1 के लास्ट में हम देखेंगे कि हर एक जो डिप्लॉइड सेल थी उसने हर एक हेप्लॉइड सेल का निर्माण किया है। एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लास्ट जब इसकी स्टेज आएगी, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि जो डॉटर सेल बनी है वह हेप्लॉइड हो चुकी है, जबकि उनकी पेरेंट सेल कैसी थी, डिप्लॉइड थी। क्यों थी कि उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हुए थे। होमोलोगस क्रोमोसोम कितने थे, दो। एक होमोलोगस क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो चुकी है। क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो चुकी है, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए। तो जो डिप्लॉइड कंडीशन थी अब वह हेप्लॉइड कंडीशन होगी। डिप्लॉइड कंडीशन थी, ठीक है, आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इधर जाएंगे। अब डिप्लॉइड कंडीशन जो थी उसमें से आधे क्रोमोसोम इस पोल पे आ गए, आधे क्रोमोसोम इस पोल पे आ गए, तो ठीक है। अब यहां पर माना कि 46 थे, तो 23 इधर आ गए, 23 इधर आ गए, तो डिप्लॉइड में से कंडीशन किस में परिवर्तित हो गई, हेप्लॉइड में, क्योंकि 46 क्रोमोसोम, 23 यहां प्रेजेंट थे मेटाफेज प्लेट पे, 23 यहां प्रेजेंट थे, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट थे। अब 23 इधर चले गए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज थे, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, दोनों अपने अपनी साइड के पोल पे चले गए, तो 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए, तो अब डिप्लॉइड से हेप्लॉइड कंडीशन बन गई। लेकिन जो समसूत्री विभाजन था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि वहां पर एक एक क्रोमोसोम पर अरेंज थे मेटाफेज प्लेट पे, एक एक्स क्रोमोसोम यहां, इसके नीचे यहां, एक इसके नीचे यहां एक्स शेप्ड क्रोमोसोम, और जबकि यहां पर क्या था, होमोलोगस कंडीशन अरेंज थी, एक एक्स शेप्ड इधर, एक एक्स शेप्ड इधर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो एक्स शेप्ड इधर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा। ये तो यहां हो रहा है मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट में, ठीक है। लेकिन समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोसिस डिवीजन था, उसमें क्या हो रहा था, एक्स 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 शेप्ड क्रोमोसोम था, इसके दोनों क्रोमेटिड थे, ये स्प्लिट हो रहे थे, स्प्लिट, एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, इनको हम क्रोमोसोम बोल रहे थे, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, तो संख्या समान थी, लेकिन यहां नहीं रहेगी। अभी हम समसूत्री विभाजन के डायग्राम और अर्धसूत्री विभाजन के डायग्राम को साथ में एक साथ रखकर हम तुलना करेंगे, जहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। Cytokinesis usually occurs simultaneously with telophase first and form two haploid cell। haploid cell मिल गई हमको डिप्लॉइड से, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। टीलोफेज का एंड चल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, मतलब केंद्रक झिल्ली दोबारा बन जाएगी, केंद्रिका दोबारा बन जाएगी। देन इसके बाद इंटरकाइनेसिस डन होता है यहां पर। द स्टेज बिटवीन, इंटरकाइनेसिस किसको बोलते हैं, द स्टेज बिटवीन द टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट। यह बहुत शॉर्ट अवस्था होती है। इंटरकाइनेसिस किसको बोल रहे हैं, दो माइटोटिक डिवीजन, दो अर्धसूत्री विभाजन के मध्य की, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इन दोनों के बीच की अवस्था, इन दोनों के बीच की अवस्था क्या कहला रही, इंटरकाइनेसिस। बहुत शॉर्ट अवस्था होती है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड। इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद प्रोफेज सेकंड, मतलब कहने का अर्थ है मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए एनाफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज, यहां पर साइटोकाइनेसिस डन हुआ, ये यहां पर न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो चुका है, ये न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो चुका है, ये नीचे वाले में भी न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो चुका है, और साइटोकाइनेसिस यहां पर डन होते ही ये इंटरकाइनेसिस हुआ है। इंटरकाइनेसिस में आप देखेंगे कि n इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर भी ये एक सेल और यहां पर भी ये एक सेल, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर चार चार सेल, यहां पर चार चार क्रोमोसोम थे, यहां पर एक एक दो दो क्रोमोसोम है। स्टार्टिंग में एनाफेज में कितने क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम ये,
एक क्रोमोसोम ये, एक ये 4 क्रोमोसोम थे। अब आधे तो इधर की तरफ मूव कर गए, यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में, आधे इधर की तरफ मूव कर गए। जब टीलोफेज डन होगी तो आधे तो इस सेल में रह जाएंगे इधर वाली में, आधे इधर वाली में रह जाएंगे। तो जो 2n कंडीशन थी, 2n कंडीशन थी, अब वह n रह जाएगी। ठीक है, 2n इक्वल टू यहाँ करते थे 4, 2n इक्वल टू यहाँ पर 4 थे। ठीक है, 4, 2n इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं मियोसिस सेकंड स्टार्ट करते हैं। मियोसिस सेकंड के डायग्राम देखेंगे अगर हम, तो मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बिल्कुल उसकी तरह होता है, किसकी तरह? समसूत्री विभाजन की तरह। ठीक है, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन लाइक माइटोसिस, यह एक इक्वेशनल डिवीजन है। कहने का अर्थ है कि जो स्टार्टिंग कोशिका है यहाँ वाली, ये वाली कोशिका जो है, इसका जो डॉटर सेल बनेगी उसमें भी क्रोमोसोम संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पेरेंट सेल में। तो इक्वेशनल डिवीजन है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह, समसूत्री विभाजन की तरह। हियर each haploid mitotic cell divides into 2 different daughter cell। जो अपने पास अब कितनी माइटोटिक सेल मिल गई? माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, या बोलते हैं मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, सॉरी माइटोटिक नहीं, मियोटिक, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट से या मियोसिस फर्स्ट से हमको कितनी डॉटर सेल मिली? 2, जिनमें क्रोमोसोम संख्या कितनी थी? हैप्लॉइड। अब उन 2 से कितनी बनेगी? 2 2 दोनों से तो 4 बन जाएगी। शुरू में 1 थी, मियोसिस फर्स्ट के स्टार्टिंग में प्रोफेज फर्स्ट में 1 सेल थी, उस 1 सेल ने 2 सेल बनाई। ठीक है, जो 1 सेल थी स्टार्टिंग की वो डिप्लॉइड थी, उसने 2 हैप्लॉइड सेल बनाई। अब उन 2 हैप्लॉइड सेल को हम यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम की स्टार्टिंग में, देखिए एक उनमें से एक ये रही और एक ये रही। इनमें क्रोमोसोम संख्या स्टार्टिंग की हाफ है, मतलब ये n सेल है। कितनी है ये? n। करने का अर्थ है कि यह हैप्लॉइड सेल है। कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल है या n सेल है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मेटाफेज पे देखिए क्रोमोसोम अरेंज हो गए उसी माइटोसिस डिवीजन की तरह, समसूत्री विभाजन की तरह, और ये एक्स शेप्ड क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट होकर, अब आप देखेंगे एंड में बिल्कुल टीलोफेज में, तो यहाँ पर एक एक क्रोमेटिड है, इन्हीं को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं डिटेल में। प्रोफेज सेकंड, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो चुकी है, मतलब मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो चुका है। क्रोमोसोम अगेन बिकेम कॉम्पैक्ट, दोबारा से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दोबारा से कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, जो केंद्रक झिल्ली है वह दोबारा से डिसअपियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड, एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड, और दोबारा से स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। ठीक है, क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं वह सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड है, आर मूव्ड टुवर्ड द मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट पर जाना स्टार्ट कर देंगे बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। डायग्राम में देखिए आप, ये एक्स शेप्ड क्रोमोसोम है, ये एक्स शेप्ड क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है इसके अंदर, इस वाले में भी देखिए 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गई हैं ये वाली। अब ये धीरे धीरे क्रोमोसोम को इक्वेटर पे ले जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम मेटाफेज सेकंड में, तो कंप्लीटली डायग्राम में देखिए आप, इक्वेटर पर एक्स शेप्ड क्रोमोसोम पहुंच चुका है। ये इसके 2 क्रोमेटिड है, इसमें एक इसके ये पीछे वाला क्रोमेटिड, इसमें इसके ये सामने वाला क्रोमेटिड, आपको 2 क्रोमेटिड दोनों में नजर आ रहे होंगे। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलिग्न एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर अलिग्न हो जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ जाएगी एक तरफ तो, और दूसरी तरफ से वह कहां से जुड़ेगी? अपोजिट पोल से, जहां पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं एनाफेज सेकंड। एट द बिगिनिंग विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिट ऑफ द सेंट्रोमियर, इस एनाफेज के स्टार्टिंग में जो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वह स्प्लिट कर जाएगा, विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, जिसने की सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड किया हुआ था पहले, अब वह स्प्लिट हो चुका है, और अलाउ द क्रोमेटिड टू सेपरेट, अब क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। यहां पर क्या था? ये देखिए, मेटाफेज पे एक्स शेप्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक्स शेप्ड। ठीक है, जिसका ये एक क्रोमोसोम है। अब यहां पर ये इसका काइनेटोकोर है, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम नजर आ रहा है,
ये इसकी एक क्रोमेटिड, ये इसकी दूसरा क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। अब हम इसको देखते हैं कि यह एनाफेज में क्या हो रहा है कि सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो चुका है, सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो चुका है और ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, दोनों अपने अपने तरफ की पोल पर जा रहे हैं। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कहां होती है? एनाफेज 2 में, न कि एनाफेज फर्स्ट में। वहां सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज सेकंड में हो रही है। तो एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है स्टार्टिंग में और क्रोमोसोम विपरीत पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। द क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। जो दो दो क्रोमेटिड प्रेजेंट थे क्रोमोसोम के अंदर, वह अब स्प्लिट हो चुके हैं और वह मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ एज ए इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब हम हर एक क्रोमेटिड को इंडिविजुअल क्रोमोसोम बोलेंगे। जब यह दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे तब इसको सिंगल क्रोमोसोम बोल रहे थे। अब यह स्प्लिट होकर अब विपरीत पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, अब इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वास्तव में क्रोमोसोम ऐसा होता है, लेकिन रेप्लिकेट करके यह जब इस अवस्था में रेप्लिकेट करता है तो यह एक्स शेप्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ठीक है, इन विच the two group of chromosomes once again get enclosed। क्रोमोसोम के जो दो ग्रुप बने थे वह दोबारा से इनक्लोज्ड हो जाएंगे बाय अ न्यूक्लियर एनवलप, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा इनक्लोज्ड हो जाएंगे। इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप। साइटोकाइनेसिस follows resulting in the formation of tetrad। cytokinesis follow resulting in the formation of tetrad of cell for haploid daughter cell। टेट्राड ऑफ सेल मिलेगा हमको। टेट्राड ऑफ सेल का मतलब है 4 सेल मिल रही। देखिए स्टार्टिंग में कितनी सेल थी? एक सेल थी। म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट किया था जब एक सेल थी, उस सेल ने 2 सेल बनाई जिनमें हाफ हाफ क्रोमोसोम थे, हैप्लॉइड सेल थी। अब हैप्लॉइड सेल, उन दोनों हैप्लॉइड सेल ने मियोसिस सेकंड स्टार्ट किया, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट किया। अब दोनों सेल ने दो दो सेल बनाई, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल, एक सेल यह, एक ये, एक ये, एक ये, 4 सेल आपको नजर आ रही हैं हैप्लॉइड सेल। और स्टार्टिंग में मियोसिस फर्स्ट की स्टार्टिंग में, अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट की स्टार्टिंग में कितनी सेल थी? एक सेल थी। कौन सी थी? डिप्लॉइड सेल थी। क्रोमोसोम संख्या माना कि उसमें कितनी थी? ह्यूमन सेल कितनी से क्रोमोसोम संख्या थी उसमें? 46। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो क्रोमोसोम संख्या आधी आधी रह गई, दोनों सेल में 23 पहुंच चुकी हैं। अब 23 क्रोमोसोम वाली सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है, हैप्लॉइड सेल बोल रहे हैं उनको। अब हैप्लॉइड, इन दोनों हैप्लॉइड सेल में मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पढ़ा हमने, और दोनों से दो दो सेल बनी, ठीक है। और हमको यहाँ पर 4 सेल मिल गई, ठीक है। चारों सेल कौन सी हैं? हैप्लॉइड। चारों में क्रोमोसोम संख्या कितनी है? 23 23 23 23, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डायग्राम की तुलना कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। ये वाले मैं एक लाइन खींच रहा हूं बीच में, ये मैंने लाइन खींची है, ठीक है। इस लाइन के इस तरफ ये समसूत्री विभाजन के डायग्राम है, और इस लाइन के इस तरफ ये अर्धसूत्री विभाजन के डायग्राम है। कहने का अर्थ है कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर समसूत्री विभाजन के डायग्राम है ये, और ये अर्धसूत्री विभाजन के डायग्राम है, ठीक है। या फिर हम हेडिंग से ही इसको तीर लगाते हैं। ये हेडिंग है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड के डायग्राम किधर है? इस साइड, इस साइड, ठीक है। और माइटोसिस के डायग्राम किस साइड है? इस साइड, इस साइड, ये तीर लगा दिया, ठीक है। अब हम डायग्राम में तुलना कर रहे हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन के डायग्राम और अर्धसूत्री विभाजन के डायग्राम की तुलना कर रहे हैं। आप देखिए समसूत्री विभाजन का फर्स्ट डायग्राम, मतलब ईयरली प्रोफेस, सारे डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, वहीं से लिए गए हैं। तो और क्लियर हो जाएंगे हमारा टॉपिक कि एनसीईआरटी के डायग्राम अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे एक साथ तुलना करके, ठीक है। अब जो समसूत्री विभाजन है उसकी फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं, ईयरली प्रोफेस। फर्स्ट डायग्राम पे देखिए आप, राइट हैंड साइड में ईयरली प्रोफेस, अर्ली प्रोफेस, ठीक है। अर्ली प्रोफेस, देन उसके बाद लेट प्रोफेस, ठीक है। अर्ली प्रोफेस, फिर उसके बाद लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में देखेंगे तो क्रोमोसोम का जो नेटवर्क था वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता जा रहा है और धीरे धीरे संघनित होता जा रहा है। अब आप लेट प्रोफेस में देखेंगे तो क्रोमोसोम की अपीयरेंस स्टार्ट हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है।
तो आप फिर आगे देखिए मेटाफेज, ट्रांजिशन मेटाफेज स्टेज में कि जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे इक्वेटर प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब मेटाफेज में देखेंगे तो क्रोमोसोम कंप्लीटली इक्वेटर प्लेट पर आ चुके हैं। और एनाफेज में देखेंगे आप तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हुई है और दोनों क्रोमेटिड अपने अपने साइड के पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ठीक है, यहां तक बात होगी। और ये दो सेल बन गई है। कौन सी सेल बनेगी? 2n, क्योंकि इनमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं हुई है। ठीक है, अब डायग्राम की तुलना कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक्स शेप्ड क्रोमोसोम अरेंज था इक्वेटर प्लेट पर। मेटाफेज वाले डायग्राम में देखिए हर एक क्रोमोसोम एक्स शेप्ड है। इस एक्स शेप्ड क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वहां से स्प्लिटिंग हुई है और एक एक क्रोमेटिड दोनों तरफ चली गई, जिससे 4 क्रोमोसोम थे। तो 4 क्रोमेटिड इधर चली गई, 4 क्रोमेटिड इधर चली गई। ठीक है, तो इस वाले में भी 4 क्रोमोसोम थे। इस डायग्राम में देखिए मेटाफेज में 4 क्रोमोसोम थे, और जो रिजल्ट में दो सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम, इस सेल में भी 4 क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों सेल में 4 4 क्रोमोसोम। तो जो यहां पर एंड में सेल बनी इसमें भी 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम। और पेरेंट सेल में कितने थे? 4 क्रोमोसोम। ये देखिए स्टार्टिंग में अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज देखिए, या आप मेटाफेज देख ली, यहां तक 4 4 क्रोमोसोम थे सेल के अंदर, और एंड में रिजल्ट में भी 4 4 क्रोमोसोम पहुंचे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हुई है क्रोमेटिड की। 4 क्रोमेटिड इधर चले गए, 4 क्रोमेटिड इधर चले गए। तो जो माइटोसिस है वह इक्वेशनल डिवीजन है, और यहां पर 4 4 क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग में भी 4 पेरेंट सेल में, और दोनों डॉटर सेल में भी 4 4। हम एग्जाम्पल के तौर पर 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम 46 क्रोमोसोम तो डायग्राम में बना नहीं सकते, तो हम 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये बात होगी माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन के डायग्राम की। अब आप नजर कीजिए अर्धसूत्री विभाजन के लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम पे। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में देखेंगे आप तो यहां पर भी हमारे पास 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और यह पास पास लगे हुए हैं। यह इसकी खासियत है, इन्होंने होमोलोगस कंडीशन बना रखी है। जबकि आप अर्ली प्रोफेज जो समसूत्री विभाजन है उसमें देखेंगे तो यहां पर होमोलोगस कंडीशन नहीं थी। कहीं पर भी आपको होमोलोगस कंडीशन नजर नहीं आ रही है समसूत्री विभाजन के डायग्राम में, लेकिन अर्धसूत्री मियोसिस के डायग्राम में आपको होमोलोगस कंडीशन नजर आ रही है। क्रोमोसोम पेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में अरेंज है। अब मेटाफेज फर्स्ट देखिए आप, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट देखिए, और समसूत्री विभाजन की मेटाफेज देखिए। यहां पर कोने में, इस कोने में समसूत्री विभाजन की मेटाफेज देखिए, साथ साथ आप अर्धसूत्री विभाजन मेटाफेज फर्स्ट देखिए। क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? जो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था है उसमें देखिए आप एक्स शेप्ड क्रोमोसोम एक साथ लाइन में अरेंज है। ठीक है, एक एक करके। लेकिन आप मेटाफेज फर्स्ट देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ साथ अरेंज है, ऊपर नीचे। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जबकि यहां पर एकदम एक साथ अरेंज थे लाइन में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और यहां पर 2 लाइन नजर आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कुछ कि अर्धसूत्री विभाजन में तो क्रोमोसोम होमोलोगस कंडीशन में ही अरेंज हो चुके हैं मेटाफेज प्लेट पे, लेकिन जो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज है वहां पर देखिए आप होमोलोगस कंडीशन नहीं है। तो ये अंतर है। ठीक है, अब समसूत्री विभाजन में तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो चुका है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज में, तो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, ओनली होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये मैंने लाइन खींच दी बीच में, इधर वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर चले गए, और नीचे वाले नीचे आ जाएंगे, इस वाले पोल वाले इस पोल पे आ जाएंगे। तो आप देखिए कि क्रोमोसोम एक्स शेप्ड अवस्था में ही अपने अपने साइड के पोल की तरफ मूव कर चुके हैं, और क्रोमोसोम संख्या आधी हो गई है। देखिए जो डॉटर सेल है उसमें यहां पर 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितने लेके चल लेते हम? 4 4। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वह डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बना रहा है। लेकिन आप समसूत्री विभाजन देखेंगे तो 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, और एंड में टीलोफेज में देखिए या एनाफेज में देखिए 4 4 क्रोमोसोम दोनों पोल पर मूव कर रहे हैं। लेकिन आप अर्धसूत्री विभाजन में देखेंगे तो 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, और 2 क्रोमोसोम दोनों पोल पर मूव कर रहे हैं, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन हैप्लॉइड हो चुकी है। ठीक है, ये अंतर होता है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड देखिए, ये वाले डायग्राम देखिए आप, ये बिल्कुल आपको समसूत्री विभाजन की तरह लगेंगे। देखिए एक्स शेप्ड क्रोमोसोम थे,
प्रोफेज में, मेटाफेज में एक्स शेप्ड क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं। ये देखिए ये वाला डायग्राम मेटाफेज 2, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मेटाफेज 2 का डायग्राम देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूं। एक्स शेप्ड क्रोमोसोम मेटाफेज पे अरेंज है। नीचे वाली सेल में भी देखिए एक्स शेप्ड क्रोमोसोम मेटाफेज पे अरेंज है। ठीक इसी प्रकार आप समसूत्री विभाजन में देखेंगे तो मेटाफेज प्लेट पे एक्स शेप्ड क्रोमोसोम लाइन में अरेंज है। यहां पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भी मेटाफेज प्लेट पर अरेंज है। दोनों डायग्राम सेम सेम लगेंगे, बस अंतर इतना है कि यहां पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अर्धसूत्री विभाजन में, लेकिन समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम संख्या हाफ नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम संख्या हाफ हो चुकी है। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ था उसमें क्रोमोसोम संख्या हाफ हो चुकी है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्रोमोसोम संख्या हाफ रहेगी, मतलब सेल हेप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ आएगी। ठीक है, तो मेटाफेज सेकंड से जब एनाफेज देखेंगे तो अब देखिए यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के सेकंड के डायग्राम में देखिए आप कि मेटाफेज सेकंड से एनाफेज सेकंड में आप देखेंगे तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हो चुकी है। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हो चुकी है, और जो टेट्राड कंडीशन थी क्रोमोसोम की जिसमें दो दो क्रोमेटिड थे, ठीक है, जो दो दो क्रोमेटिड वाली कंडीशन थी वह एक एक क्रोमेटिड के साथ अपने अपने साइड के पोल पर मूव कर रहे हैं। एक्स शेप्ड क्रोमोसोम अब स्प्लिट हो चुके हैं और एक एक क्रोमेटिड दोनों साइड पर जा रही हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड दोनों साइड पे जा रहे हैं। और अब फाइनली आप सेल्स देखिए, यहां पर 4 सेल मिली है आपको, और इनमें हर एक में कितने क्रोमोसोम है? दो दो, लेकिन स्टार्टिंग में कितने लेके चले थे? 4 क्रोमोसोम। अब स्टार्टिंग की एक सेल में कितने क्रोमोसोम लेके चले थे? 4 क्रोमोसोम, और आखिरी में 4 जो सेल मिली उनमें कितने क्रोमोसोम है? दो दो क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम संख्या हाफ हो चुकी है। तो ये अंतर होता है माइटोसिस और मियोसिस में। आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर इन हाफ फ्रॉम 46 क्रोमोसोम टू 23 क्रोमोसोम। यह 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम बना देता है। कौन? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट सेल। जो सेक्स सेल है कौन सी? मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, उनमें मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम संख्या हाफ कर देता है उनकी पेरेंट सेल की। तो मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट सेल। ठीक है, इट इज आल्सो इंक्रीज द genetic variability in the population of organism from the generation to the next generation। एक जनरेशन, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक यह जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है, मतलब जेनेटिक विविधता लाता है। ठीक है, वेरिएशन लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, हमको हाइब्रिड संतति मिलती है हर बार। एक क्रोमोसोम था, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, दोनों ने अपना अपना जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान किया, तो हाइब्रिड हमको मिलता है ना। तो इस प्रकार हाइब्रिड प्रोजेनी मिलती है हमको। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, वेरिएशन आता है। लास्ट पॉइंट है, क्रॉसिंग ओवर मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एंड वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए क्रॉसिंग ओवर यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप यहां पर कॉम्बिनेशन बन रहा है ट्रेड्स का, नए नए ट्रेड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, नए नए करेक्टर आते हैं। आप जेनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो है नए ट्रेड आते हैं एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है। आप एक बात एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं कि जैसे हम कॉकटेल बनाते हैं जूसेस का, कि एक जूस ये है एक जूस ये है, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलाया और कॉकटेल बना लिया, तो इंडिविजुअली हमको उस जूस से वो जो कॉकटेल बनाए वो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्रोमोसोम का होता है कि जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये था, एक क्रोमोसोम ये था, दोनों क्रोमोसोम ने अपने अपने मटेरियल आदान प्रदान किए, तो जो नेक्स्ट प्रोजेनी में क्रोमोसोम बनेंगे वो और अच्छे बनेंगे, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, और स्पीसीज टू स्पीसीज इवोल्यूशन होता जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है अर्धसूत्री विभाजन के, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो यहां पर हमारी चैप्टर की फिनिशिंग होती है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, 3 लेक्चर है इसके प्राइम बायोलॉजी पर अवेलेबल। कोई स्टूडेंट अगर नया है तो वह तीनों लेक्चर देख के ये अपना टॉपिक क्लियर कर सकता है। कौन सा? एनसीईआरटी 11th क्लास चैप्टर नंबर 10
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यही चैप्टर, यही जो टॉपिक है, यही नीट में भी है, तो नीट के स्टूडेंट के भी फायदा है यहाँ पर, और 11th क्लास की स्टूडेंट के भी फायदा है। ओनली इन तीनों लेक्चर से यह पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।